प्यारे बच्चों, मैं चंद्रेश्वरी पांडे राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बेलटिकरा पनियरा महाराजगंज से माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा संचालित विज्ञान की वर्चुअल क्लास में आप सबका स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम विज्ञान विषय के अंतर्गत अध्याय 6 यानी जैव प्रक्रम का भाग 1 का अध्ययन करेंगे। तो आइए बच्चों देखते हैं कि हम भाग 1 में क्या क्या पढ़ेंगे। इस भाग में हम पढ़ेंगे कि जीवन के परिभाषित लक्षण कौन कौन से हैं, अनुरक्षण की प्रक्रिया हमारे शरीर में कैसे होती है, जैव प्रक्रम क्या है, सजीव अपना भोजन कैसे प्राप्त करते हैं, हम प्रकाश संश्लेषण के बारे में जानेंगे, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक घटक के बारे में जानेंगे बच्चों, और अंत में गृह कार्य। तो आइए बच्चों शुरू करते हैं। जीवन के परिभाषित लक्षण। बच्चों, पूर्व की कक्षाओं में हमने सजीव और निर्जीव के बारे में पढ़ा होगा। आइए हम कुछ स्थितियों पर विचार करते हैं। पहली स्थिति बच्चों, ये दौड़ता हुआ शेर है। कोई बच्चा चल रहा हो, कोई किसी को बुला रहा हो, तो हम तुरंत ही देख के ये कह सकते हैं कि यह सजीव है, क्योंकि उसकी गति हमें दिखाई दे रही है। अब यही शेर बच्चों यदि सो जाता है तो क्या यह सजीव है? बिल्कुल, क्योंकि उसकी सांस की गति हम देख सकते हैं। अब बच्चों, हरे पौधे, क्योंकि ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इसलिए ये सजीव माने जाते हैं। तो क्या ऐसे पौधे बच्चों जिनकी पत्तियां हरी न हो के किसी अन्य रंग की हों, क्या ये सजीव होंगे? जी हाँ बच्चों, ये भी सजीव होंगे, क्योंकि ये समय के साथ साथ वृद्धि को परिलक्षित करते हैं। अतः बच्चों, हमने देखा कि वृद्धि संबंधी या अन्य गतियों को हम जीवन का सामान्य प्रमाण मानते हैं। ठीक है बच्चों, लेकिन ऐसा पौधा भी सजीव होगा जिसमें हमें वृद्धि दिखाई ना दे रही हो, और ऐसे जंतु भी सजीव होंगे जिनमें गति भी स्पष्ट रूप से दिखाई ना देती हो। इसलिए बच्चों, सिर्फ दिखाई देने वाली गतियां जीवन के परिभाषित लक्षण के लिए पर्याप्त नहीं होती। इसके अलावा हमारे शरीर में कुछ ऐसी गतियां भी होती रहती हैं जो हमें दिखाई नहीं देती, जो बहुत लघु स्तर पर होती हैं। इन्हें हम आणविक गतियां कहते हैं। तो आइए बच्चों देखते हैं ये आणविक गतियां क्या हैं। बच्चों, हमारी शारीरिक संरचना सुसंगठित होती है। आप चित्र में देख रहे हैं, कोशिकाओं से ऊतक का निर्माण होता है। ऊतक का निर्माण, कई ऊतक मिलकर अंग बनाते हैं, विभिन्न अंग मिलकर अंगतंत्र बनाते हैं, और कई अंगतंत्र आपस में मिलकर हमारे शरीर की रचना करते हैं। इसका अर्थ है बच्चों कि हमारी शारीरिक जो संरचना होती है वो सुसंगठित होती है। समय के साथ साथ या पर्यावरण के प्रभाव से इसका विघटन होने लगता है, और अगर ये व्यवस्था टूट जाती है तो जीव ज़्यादा समय तक जिंदा नहीं रह सकता। इसीलिए हमारे शरीर को मरम्मत और अनुरक्षण की आवश्यकता होती है। तो आइए देखते हैं बच्चों, सजीवों में ऐसे कौन से प्रक्रम हैं जो अनुरक्षण का कार्य करते हैं। बच्चों, अनुरक्षण का अर्थ है देखरेख करना। यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है बच्चों। ये तब भी चलती है जब हम विश्राम कर रहे हों, सो रहे हों, और तब भी चलती है जब हम कोई कार्य कर रहे हों। वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का यानी देखरेख का कार्य करते हैं, जैव प्रक्रम कहलाते हैं। आइए बच्चों हम देखते हैं कि जीवों के शरीर में ऐसे कौन से प्रक्रम होते हैं जो अनुरक्षण का कार्य करते हैं। जैव प्रक्रम
जैव प्रक्रम का अर्थ है बच्चों जीवन से संबंधित प्रक्रियाएं। वातावरण से या समय के अनुसार जो क्षति होती है या टूट फूट होती है उसको रोकने के लिए अनुरक्षण की आवश्यकता होती है। अब बच्चों अनुरक्षण चाहिए, शरीर की देखरेख चाहिए, इसके लिए ऊर्जा चाहिए। ऊर्जा का कोई स्रोत हमारे शरीर के अंदर नहीं होता, इसे हमें बाहर से ग्रहण करना होता है। पौधे और जंतुओं में ये स्रोत अलग होते हैं। आइए देखें। पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और पानी का उपयोग करते हैं और क्लोरोफिल की मदद से अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। इस क्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। इसके बारे में बच्चों हम आगे पढ़ेंगे। इस प्रकार पौधों में पोषण होता है और जंतु ये अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते, ये भोज्य पदार्थ या भोजन के स्रोत को बाहर से ग्रहण करते हैं। ठीक है। इस ऊर्जा के स्रोत को शरीर के अंदर लेने के प्रक्रम को हम पोषण कहते हैं। तो आइए बच्चों जानते हैं पोषण के बाद क्या होता है। शरीर के अंदर हमने ऊर्जा स्रोत ले लिया, लेकिन वो कोशिकाओं के पास इस रूप में उपयोग में नहीं आ सकता, इसलिए शरीर के अंदर इन ऊर्जा स्रोतों को एक समान ऊर्जा स्रोत में परिवर्तित किया जाता है, जिससे विभिन्न आणविक गतियां होती हैं, शरीर का अनुरक्षण होता है और शरीर की वृद्धि होती है। इस कार्य के लिए हमें या जीवों को बाहरी स्रोत से ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। अब देखते हैं हमारे शरीर और जीवों के शरीर में इस ऑक्सीजन की आपूर्ति किस प्रकार होती है। शरीर के लिए आवश्यक ऑक्सीजन की आपूर्ति वातावरण से की जाती है। आपको पता होगा हमारे चारों ओर ये जो वातावरण है, पर्यावरण है, इसमें विभिन्न गैसें हैं जिसमें ऑक्सीजन गैस भी उपस्थित है। इसी ऑक्सीजन गैस या वायु को हम अपने शरीर के अंदर हम नाक के द्वारा लेते हैं और विभिन्न जीव विभिन्न अंगों के द्वारा लेते हैं। तो इसको ग्रहण करने की क्रिया श्वसन कहलाती है। शरीर के बाहर से ऑक्सीजन ग्रहण करना और कोशिकीय आवश्यकता के अनुरूप उसका खाद्य स्रोत के विघटन में उपयोग करना श्वसन कहलाता है। अब बच्चों देखिए पौधों में श्वसन कैसे होता है। ये एक पौधा दिखाई दे रहा है, इसने ऑक्सीजन लिया। बच्चों हमारे पास नाक है और पौधों के पास पत्तियों में ऊपर और नीचे दोनों सतहों पर छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं जिन्हें हम स्टोमेटा कहते हैं। उन छिद्रों के द्वारा ये ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं, खाद्य पदार्थ का विघटन करते हैं और इन्हें ऊर्जा प्राप्त होती है और साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड वायु में वापस छोड़ दी जाती है। बच्चों इसे फिर से एक बार समझ लें, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। श्वसन प्रक्रिया सभी जीवों में होती है, वो चाहे पौधे हों और चाहे जंतु हों। पौधों में स्टोमेटा द्वारा ऑक्सीजन ली गई, खाद्य पदार्थ का विघटन हुआ और कार्बन डाइऑक्साइड वायु में छोड़ दी गई। ये एक प्रक्रिया है श्वसन। जंतुओं में भी ऐसा ही होता है। हम बाहर से ऑक्सीजन युक्त वायु लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड युक्त वायु को बाहर छोड़ देते हैं। ठीक है। अब बच्चों देखिए, सांस लेके वायु हमारे फेफड़ों में आई और जब हमने खाना खाया तो वो पोषक तत्व हमारी आहार नाल में पहुँचे, लेकिन इनकी ज़रूरत हमारी हर कोशिका को है। इसका मतलब है कि आहार नाल और फेफड़ों से इन तत्वों को कोई पहुंचाने वाला होना चाहिए, कोई वाहक होना चाहिए जो कोशिकाओं तक पहुंचाए। तो देखते हैं ये वहाँ कैसे पहुंचते हैं जहाँ इनकी आवश्यकता होती है। बच्चों पूर्व की कक्षाओं में आपने अवश्य ही अमीबा का नाम सुना होगा। ये एक कोशिकीय जीव है, इसका शरीर सिर्फ एक कोशिका का बना होता है। ये हमें खुली आंखों से दिखाई नहीं देता और इसे सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखते हैं। तो बच्चों
एक कोशिकीय जीव, ये जो अमीबा है, इसमें भोजन, गैसों का आदान प्रदान या वर्ज्य पदार्थ का निष्कासन, इसके लिए किसी भी विशेष अंग की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि इसका पूरा शरीर वातावरण के संपर्क में है। तो ये बहुत आसानी से पर्यावरण से विसरण के द्वारा ये सभी क्रियाएं बहुत आसानी से कर लेता है। लेकिन बच्चों, जैसे जैसे शरीर का आकार और जटिलता बढ़ती जाती है, प्रत्येक कोशिका वातावरण के संपर्क में नहीं रह सकती। जैसे अपना हाथ देखिए बच्चों, ऊपर की कोशिकाएं वातावरण के संपर्क में हैं, परंतु अंदर की कोशिकाएं वातावरण के संपर्क में नहीं हैं। इसलिए बहुकोशिक जीवों में विभिन्न कार्यों को करने के लिए विभिन्न अंग विशिष्टीकृत हो जाते हैं। जैसे भोजन और ऑक्सीजन का अंतर्ग्रहण भी इन विशिष्ट अंगों में ही होता है। जैसे हमारी आहार नाल, ये भोजन को ग्रहण करने के लिए विशिष्ट है। हमारे फेफड़े ऑक्सीजन को ग्रहण करने के लिए विशिष्ट हैं। अब देखें ये वहाँ कैसे पहुँचेंगे जहाँ इनकी आवश्यकता है। कौन? पोषक पदार्थ और ऑक्सीजन। आइए देखते हैं। भोजन तथा ऑक्सीजन को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए वहन तंत्र की आवश्यकता होती है। वहन तंत्र किसी भी पदार्थ को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने का कार्य करता है। बच्चों, पौधों में वहन होता है विशिष्ट ऊतकों के द्वारा। जैसे जल का संवहन करता है जाइलम और भोज्य पदार्थों का संवहन करता है फ्लोएम। इसके बारे में भी हम आगे चल के पढ़ेंगे बच्चों। और जंतुओं में वहन के लिए पूरा तंत्र होता है। जैसे इसमें आपको हृदय दिखाई दे रहा है, ये रक्त को पंप करने का कार्य करता है और वाहिनियां उसे पूरे शरीर में पहुंचाने का कार्य करती हैं। इस प्रकार फेफड़ों से ऑक्सीजन और आहार नाल से भोज्य पदार्थ प्रत्येक कोशिका तक पहुंच जाते हैं। अब बच्चों, ऑक्सीजन भी पहुंच गई कोशिकाओं में और भोज्य पदार्थ भी पहुंच गए। अब रासायनिक अभिक्रिया में कार्बन स्रोत, जो हमने भोजन खाया, तथा इस उपलब्ध ऑक्सीजन का उपयोग किस लिए होता है? ऊर्जा की प्राप्ति के लिए होता है। खाद्य पदार्थ का विघटन होता है। तो ऐसे उत्पाद भी बनते हैं जो हमारे शरीर के लिए अनुपयोगी होते हैं, बल्कि बेहद हानिकारक भी होते हैं। इसका अर्थ है कि जब रासायनिक अभिक्रिया होती है जिसमें कार्बन स्रोत का विघटन किया जाता है, ऑक्सीजन के साथ ऊर्जा प्राप्त होती है और कुछ ऐसे पदार्थ भी बनते हैं जो हमारे शरीर के लिए न केवल अनुपयोगी हैं बल्कि बेहद हानिकारक भी हैं। अब इन उत्पादों से जीव को छुटकारा पाना है। कैसे पाते हैं? आइए बच्चों देखते हैं। इन अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने वाले प्रक्रम को उत्सर्जन कहते हैं। जैसे पौधों में उत्सर्जन के लिए बच्चों कोई विशेष अंग नहीं होता। साल भर आपको पता होगा कि पतझड़ में पौधे पत्तियों का त्याग कर देते हैं, पत्तियां झड़ जाती हैं। तो साल भर जो वर्ज्य पदार्थ होते हैं, पौधे उसको पत्तियों में इकट्ठा करते रहते हैं और पतझड़ के समय वो पत्तियां झड़ जाती हैं। इस प्रकार की अन्य युक्तियों द्वारा भी पौधे उत्सर्जन का कार्य करते हैं। इसको भी हम आगे पढ़ेंगे बच्चों। और जंतुओं में उत्सर्जन के लिए पूरा एक विशिष्ट तंत्र होता है जिसके द्वारा वर्ज्य पदार्थों का निष्कासन किया जाता है। इनके बारे में विस्तार से हम आगे पढ़ेंगे। बच्चों, इस प्रकार हमने देखा कि जीवों के शरीर में अनुरक्षण करने के लिए 4 प्रक्रम हैं। पहला पोषण, श्वसन, वहन और उत्सर्जन। बच्चों, इन प्रक्रमों के बारे में हम एक एक करके पढ़ेंगे और चारों के बारे में हम पौधों के लिए भी पढ़ेंगे और जंतुओं के लिए भी पढ़ेंगे। तो बच्चों, आइए सबसे पहले हम पोषण के बारे में पढ़ते हैं। बच्चों, आपको चित्र में दिखाई दे रहा है एक साइकिल चलाता हुआ बच्चा है।
कुछ बच्चे टहल रहे हैं, एक बच्चा तैराकी कर रहा है, एक बच्चा सोया हुआ है। बच्चों, हमें अपने किसी भी कार्य को करने के लिए और हमारे शरीर में अनुरक्षण के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यह ऊर्जा का स्रोत, ऊर्जा का यह स्रोत और पदार्थ जो हम ग्रहण करते हैं या खाते हैं वो भोजन है। आइए देखते हैं सजीव अपना भोजन किस प्रकार प्राप्त करते हैं। सभी जीवों में पदार्थ और ऊर्जा की आवश्यकता समान है। बच्चों, सभी को ऊर्जा की आवश्यकता है और सभी को पदार्थों की आवश्यकता है, लेकिन इनको ग्रहण करने का तरीका अलग अलग होता है। आइए देखते हैं। कुछ ऐसे जीव होते हैं जो अकार्बनिक स्रोतों से कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल के रूप में सरल पदार्थ प्राप्त करते हैं और उनसे जटिल पदार्थ का निर्माण करते हैं। इस क्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं और ये जीव स्वपोषी कहलाते हैं और इस प्रकार का पोषण स्वपोषी पोषण कहलाता है। बच्चों, इसका उदाहरण सभी हरे पौधे, जो भी आपको पौधे आसपास दिखते हैं, वो सब इसके उदाहरण हैं। वो सब स्वपोषी हैं, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं और कुछ जीवाणु। हरे पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इसलिए इन्हें उत्पादक भी कहते हैं। बच्चों, सिर्फ पौधों में ही वो क्षमता है जिससे वो भोजन का निर्माण करते हैं और ये सौर ऊर्जा का उपयोग करके उसे रासायनिक ऊर्जा में बदल देते हैं और पूरी पृथ्वी के लिए भोज्य पदार्थ का मुख्य स्रोत पौधे ही हैं। आइए चलते हैं, आगे देखते हैं बच्चों। कुछ अन्य प्रकार के जीव भी हैं जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते, जैसे हम जंतु। ये क्या करते हैं बच्चों? ये जटिल पदार्थ का उपयोग करते हैं, वो चाहे पादप स्रोत से मिला हो चाहे जंतु स्रोत से। यानी आप चाहे साग सब्जी खाइए और चाहे मांस मछली खाइए, तो ये जटिल पदार्थ का उपयोग किए और उनको तोड़कर सरल पदार्थों में बदलने के लिए ये जैव उत्प्रेरक यानी एंजाइम का प्रयोग करते हैं, जिससे ये पदार्थ जीवों के संरक्षण और वृद्धि में उपयोगी हो जाते हैं। ऐसे जीव जो दूसरों के ऊपर निर्भर होते हैं भोजन के लिए, वो विषमपोषी कहलाते हैं और इस प्रकार का पोषण विषमपोषी पोषण कहलाता है। बच्चों, इसका उदाहरण है विभिन्न जंतु जो भी आपको दिखाई देते हैं सब और कवक। आइए बच्चों आगे चलते हैं। सभी जीव उत्तरजीविता के लिए प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से स्वपोषी पर आश्रित होते हैं। ऐसा अंग्रेजी में कहा भी गया है, ऑल फ्लैश इज ग्रास, यानी सभी प्राणी घास हैं। इस चित्र में देखिए बच्चों, गाजर, इसे खरगोश खाता है। ये सीधे सीधे प्रत्यक्ष रूप से पौधे पे निर्भर है। इस खरगोश को ये लोमड़ी खा लेती है, तो ये भी निर्भर है पौधे पे ही, लेकिन परोक्ष रूप से। अब इस लोमड़ी को शेर खाता है, तो ये भी निर्भर है इस पौधे पर, किंतु परोक्ष रूप से। यानी खरगोश प्रत्यक्ष रूप से निर्भर है और लोमड़ी और शेर परोक्ष रूप से पौधों पर निर्भर हैं। इसीलिए ये कथन सर्वथा उचित है कि सभी प्राणी घास हैं। ये बच्चों, ये जो श्रृंखला जंतुओं की और पौधों की आपको दिखाई दे रही है, इसे खाद्य श्रृंखला कहते हैं। इसके बारे में आप आगे के पाठ में पढ़ेंगे। आइए बच्चों, सबसे पहले हम स्वपोषी पोषण के बारे में पढ़ते हैं। स्वपोषी जीव कार्बन और ऊर्जा की आवश्यकता प्रकाश संश्लेषण के द्वारा पूरी करते हैं। देखिए बच्चों, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में हरे पौधे क्लोरोफिल की सहायता से कार्बन डाइऑक्साइड और जल का उपयोग करके भोज्य पदार्थों का या शर्करा का निर्माण करते हैं। यह क्रिया प्रकाश संश्लेषण
कहलाती है। ये देखिए कार्बन डाइऑक्साइड ये वातावरण से ले ली गई, किसके द्वारा? स्टोमेटा के द्वारा। ये जल जो आप पानी डालते हैं पौधों में, जड़ें अवशोषित कर लेती हैं, वहाँ से आ गया। सूर्य उगेगा तो सूरज का प्रकाश आराम से मिल गया। पत्ती है तो वहाँ पे क्लोरोफिल आराम से मिल गया। बना क्या? 6 कार्बन का ग्लूकोज यानी शर्करा और निकली ऑक्सीजन गैस। बच्चों आपको पता होगा कि हम ऑक्सीजन गैस का उपयोग श्वसन के लिए करते हैं। इस प्रकार भी यह प्रक्रिया हमारे लिए बहुत उपयोगी हो जाती है 2 तरह से। एक तो यहाँ पे भोज्य पदार्थ का निर्माण हो गया और दूसरी जीवनदायिनी वायु यानी ऑक्सीजन भी हमें उपलब्ध हो गई। इसीलिए बच्चों बड़े बुजुर्ग कहा करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाइए और उनकी रक्षा कीजिए। आपने देखा होगा कि विभिन्न स्तर पर वृक्षारोपण के भी कार्यक्रम चलाए जाते हैं हमारे स्कूलों में, कार्यालयों में, सभी जगहों पर। तो बच्चों ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाइए और सिर्फ लगाइए ही नहीं, उनकी देखभाल भी कीजिए, क्योंकि वो हमें भोज्य पदार्थ भी देंगे और प्राणवायु ऑक्सीजन भी देंगे। ये देखिए बच्चों, एक पौधा है, जल ये ज़मीन से या पृथ्वी में से अवशोषित कर लेता है अपनी जड़ों के द्वारा। कार्बन डाइऑक्साइड इसको वायु से मिल जाती है, पत्तियों से ले लेता है यह। प्रकाश ऊर्जा सूरज से मिलती है और निर्माण होता है ग्लूकोज का, जो या तो पत्तियों में संग्रहित हो जाता है या उपयोग हो जाता है या इसे दूसरी जगह पे पहुंचाकर संग्रहित किया जाता है। जैसे आम का फल है तो ये जो यहाँ पे पत्ती में खाना बना है वो पत्तियों में ना रहकर आम में पहुंचा दिया जाता है। इसी वजह से ग्लूकोज की उपस्थिति के वजह से ही आम आपको मीठा लगता है। दूसरा, ऑक्सीजन गैस जो उप उत्पाद है इसको वायु में छोड़ दिया जाता है। इसीलिए बच्चों ये भी कहा गया है कि वृक्ष धरा का आभूषण है और दूर करता ये प्रदूषण है। इसलिए बच्चों ज़्यादा से ज़्यादा वृक्षारोपण कीजिए। अब बच्चों देखते हैं कि ये पदार्थ पौधे किस प्रकार प्राप्त करते हैं। जल जड़ों द्वारा अवशोषित कर लिया, कार्बन डाइऑक्साइड वायु से ग्रहण की। इस कार्य के लिए पत्ती की सतह पर जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिन्हें स्टोमेटा कहते हैं, यहाँ देखिए बच्चों चित्र में दिखाई दे रहा है, ये स्टोमेटा है, रंध्र इसे हिंदी में कहते हैं। ये देखिए बीच में छिद्र है और इस छिद्र को घेरे हुए 2 कोशिकाएं हैं जो सेम के बीज के आकार की होती हैं। ये 2 कोशिकाएं द्वार कोशिकाएं कहलाती हैं। इन छिद्रों का खुलना और बंद होना इन द्वार कोशिकाओं पर निर्भर होता है। कैसे? बच्चों जब सुबह सूरज उगता है तो ये कोशिकाएं जल को अवशोषित कर लेती हैं, अंदर ले लेती हैं जल को और फूल जाती हैं और ये छिद्र खुल जाता है। रात के समय जब इन छिद्रों की आवश्यकता नहीं होती तो ये जल का त्याग कर देती हैं द्वार कोशिकाएं और ये शिथिल पड़ जाती हैं और ये द्वार बंद हो जाता है, यानी यह छिद्र बंद हो जाता है। अब बच्चों बात यह है कि आखिर इसे खोलने और बंद करने की क्या ज़रूरत है। खोलने की ज़रूरत तो यह है कि हमें कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए वायु से इन पौधों को, लेकिन इन्हें बंद करने की क्या आवश्यकता है। बच्चों आप एक बार इमेजिन करिए कि आप किसी बच्चे को कमरे में बंद करके पढ़ा रहे हैं ज़बरदस्ती, उसका बिल्कुल मन नहीं है पढ़ने का। अचानक से कोई दरवाज़ा खटखटाता है तो क्या होता है, आप खोल के देखेंगे, आप उससे मिलेंगे आने वाले से, तब तक वो बदमाश बच्चा भाग जाएगा। ऐसा ही कुछ पौधों के साथ भी होता है। पौधे इन रंध्रों को खोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के आने के लिए, लेकिन अंतराकोशिकीय स्थान में उपस्थित जल वाष्प यानी पानी भाप के रूप में जो उपस्थित है वो इन क्षेत्रों से बाहर निकल जाती है। तो इसमें नुकसान क्या है? नुकसान इसमें ये है बच्चों कि पौधे ऊर्जा का व्यय करके इस जल को सोखते हैं, अवशोषित करते हैं और इसे गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध ऊपर की ओर इतने ऊंचे ऊंचे पौधों पे ले जाते हैं और ये
जल बिना किसी कारण के ऐसे ही वायु में उड़ जाता है। तो ये पौधे के लिए नुकसानदेह होता है, इसलिए ये रंध्र रात में बंद कर दिए जाते हैं कि ये क्रिया कम से कम रात में ना हो, क्योंकि दिन में तो होगी ही। तीसरा है बच्चों सूर्य का प्रकाश, ये सूर्य से मिल जाता है। चौथा देखिए बच्चों क्लोरोफिल। आप किसी पत्ती की अनुप्रस्थ काट को सूक्ष्मदर्शी से देखिए, पत्ती को काट लीजिए बीच में से और सूक्ष्मदर्शी से देखिए तो आप देखेंगे कि पत्ती की कुछ कोशिकाओं में कुछ हरे रंग के बिंदु दिखाई देंगे। ये एक बिंदु क्या है? क्लोरोप्लास्ट है। इनके अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है जो प्रकाश संश्लेषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आइए देखते हैं बच्चों कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किन पदों में पूरी होती है। यह क्रिया निम्न पदों में पूरी होती है। सबसे पहला काम है क्लोरोफिल प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित कर लेता है। जब सूर्य उगता है तो क्लोरोफिल उस प्रकाश ऊर्जा को अपने अंदर अवशोषित कर लेता है। दूसरा, प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित करना और जल का हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में अपघटन करना। सबसे पहला काम हुआ, ऊर्जा को अवशोषित किया, इस ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदला और जल को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में तोड़ दिया। और तीसरा बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन, यानी कार्बन डाइऑक्साइड जो पौधे ने वातावरण से ली थी उसको कार्बोहाइड्रेट में यह पद एक के बाद एक हो ये ज़रूरी नहीं। मरुद्भिद पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को रात में अवशोषित कर लेते हैं और सुबह सूर्य निकलने के बाद क्लोरोफिल की सहायता से अंतिम उत्पाद बनाते हैं। आइए बच्चों कुछ क्रियाकलापों द्वारा ये देखते हैं कि प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन कौन से घटक आवश्यक हैं। पहला क्रियाकलाप है बच्चों, इसके लिए एक शबलित पौधा, पत्ती वाला पौधा लेते हैं। शबलित का अर्थ होता है चितकबरा, जैसे आपने मनी प्लांट देखा होगा। इस पौधे को कम से कम 3 दिन के लिए अंधेरे कमरे में रख देते हैं जिससे उसके शरीर में जितना भी मंड हो वो प्रयुक्त हो जाए। फिर इस पौधे को 6 घंटे के लिए सूर्य के प्रकाश में रख देते हैं। अब पौधे की एक पत्ती को तोड़ते हैं और उसके जो हरे भाग हैं, जैसे ये पत्ती, इसके जो हरे भाग हैं इसको ट्रेस कर लेते हैं, कागज पर अंकित कर लेते हैं, जिससे हमें पता रहे कि इस पत्ती के हरे भाग कहाँ कहाँ पे थे। इसके बाद इसका स्टार्च का परीक्षण करते हैं तो हम पाते हैं कि जहाँ पे भी हरे भाग थे वो नीले काले हो गए। देखिए चित्र में, ये हरा था, ये नीला काला हो गया, जितने भी भाग हरे थे वो नीले काले हो गए। इसका अर्थ है बच्चों कि यहाँ पे मंड का निर्माण हुआ है और बाकी भागों में नहीं हुआ। इस क्रियाकलाप से क्या सिद्ध होता है बच्चों कि प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल आवश्यक है, अन्यथा पूरी पत्ती में मंड का निर्माण होता। अब बच्चों आइए देखते हैं कि स्टार्च का परीक्षण कैसे करते हैं। सबसे पहले बच्चों पत्ती को पानी में उबाल लेते हैं 2-3 मिनट तक। उसके बाद जल उष्मक में रखकर अल्कोहल में इस पत्ती को उबालते हैं। ऐसा इसलिए करते हैं बच्चों क्योंकि ये जो अल्कोहल है ये बहुत ही ज्वलनशील पदार्थ है, तुरंत आग पकड़ लेता है, इसलिए इसे जल उष्मक में रखकर गर्म करते हैं। 2-3 मिनट तक इसमें पत्ती को उबालते हैं। इससे क्या होता है बच्चों, जो क्लोरोफिल, जो हरा रंग है इसका, ये उसमें घुल जाता है और पत्ती हमारी रंगहीन हो जाती है। इसे हम ठंडे पानी में थोड़ा सा धुल लेते हैं। उसके बाद आयोडीन विलयन में 2-3 मिनट तक रखते हैं और फिर देखते हैं कि यदि इसका रंग नीला काला हो गया है पत्ती का तो हम ये मानते हैं कि वहाँ स्टार्च उपस्थित है, अन्यथा स्टार्च का निर्माण नहीं हुआ है। तो ये हुआ स्टार्च का परीक्षण बच्चों। अब हम दूसरा क्रियाकलाप देखते हैं। इसमें एक समान आकार के गमले में लगे हुए 2 पौधे लेते हैं। इन्हें भी 3 दिन तक अंधेरे कमरे में रखते हैं जिससे इनका संपूर्ण मंड प्रयुक्त हो जाए। इसके बाद एक पौधे के बगल में एक वॉच ग्लास में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रखते हैं और दूसरे के पास नहीं रखते हैं। अब इन्हें कांच की शीट पर रख देते हैं और बेलजार से अलग अलग ढक देते हैं। इस प्रयोग में हमें ये उपकरण वायुरुद्ध चाहिए जिससे वायु अंदर ना आ सके। तो इसके लिए हम
इसके तले और पट्टी पर वैसलीन लगा देते हैं। अब ये उपकरण एयर टाइट हो जाता है। इसके बाद बच्चों इसे ऐसे, इस सेटअप को ऐसे ही धूप में रख देते हैं। 2 घंटे के बाद एक एक पत्ती तोड़कर इसमें मंड की उपस्थिति की जांच करते हैं। तो बच्चों हम ये पाते हैं कि जिसमें पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रखा था वहाँ स्टार्च नहीं बना, और जहाँ नहीं रखा था वहाँ पे स्टार्च का निर्माण हुआ है। इससे सिद्ध होता है बच्चों कि कार्बन डाइऑक्साइड प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है। ये जो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हमने वॉच ग्लास में रखा था, ये अंदर की सारी कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित कर लेता है और पौधे को प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड उपलब्ध नहीं होती। अब बच्चों हम एक तीसरा क्रियाकलाप करते हैं। इसमें भी गमले में लगा हुआ एक पौधा लेते हैं, इसको भी 3 दिन तक हम अंधेरे कमरे में रखते हैं। फिर पौधे को निकालते हैं और उसकी किसी एक पत्ती पर दोनों सतह पर काले कागज की पट्टी क्लिप की सहायता से लगा देते हैं। इस सेटअप को धूप में रख देते हैं 2-3 घंटों के लिए। उसके बाद इसकी यही पत्ती तोड़ते हैं और इसका स्टार्च परीक्षण करते हैं। जब स्टार्च परीक्षण किया जाता है बच्चों, तो हम देखते हैं कि जितनी दूर पट्टी थी उतनी दूर पत्ती रंगहीन रह जाती है और बाकी भाग काला नीला हो जाता है। इससे सिद्ध होता है कि सूर्य का प्रकाश प्रकाश संश्लेषण के लिए बहुत आवश्यक है। इस प्रकार बच्चों हमने देखा प्रकाश संश्लेषण के लिए प्रकाश, जल, कार्बन डाइऑक्साइड और क्लोरोफिल आवश्यक है। बच्चों ये आपका गृह कार्य है, इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए और इसको हल करने का प्रयास कीजिएगा। बच्चों इस वीडियो के अगले भाग में हम पढ़ेंगे जंतुओं में पोषण और श्वसन के अंतर्गत पौधों में श्वसन और जंतुओं में श्वसन। तब तक के लिए बच्चों बहुत बहुत धन्यवाद।